चैनल पे जिसे आप देख रहे हैं। आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं ये सेशंस, और लेकिन तभी हेल्पफुल होंगे जब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे। इस कोरोना में आपको घर बैठे फ्री क्लासेस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए अपनी 10th के लिए। 9 10 आपने 6 to 10 तक जितनी भी साइंस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस चैनल पे मिलने वाली है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपका वेलकम है, वेरी वेरी वेलकम है आपका मेरे इसमें चैनल में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहली स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले आपको पता चल जाए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्वालिटेटिव टीचर है भी या नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट सी माई स्लाइड नेम इज शैली शर्मा एंड दिस इज माई क्वालिफिकेशन, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं आपको वो टीचर सही भी है या नहीं। ठीक है, लुक एट दिस स्लाइड नाउ। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये मेरी क्वालिफिकेशन आपने देख ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और काफ़ी मज़ा आएगा। बिल्कुल एक सिंपल वे में इसको पढ़ते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी का ले रहे हैं हम लोग पहला चैप्टर अपना, केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन अकर, केमिकल रिएक्शन कब होती है? व्हेन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तभी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हमने केमिकल चेंज में क्या पढ़ा था कि केमिकल चेंज में जब भी सब्सटेंस आपस में मिक्सअप होते हैं एंड दे फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं। जब भी दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं और रिएक्शन करते हैं देन दे फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ओके, उसमें एक न्यू सब्सटेंस है दैट इज द इंडिकेट दैट केमिकल चेंज अकर। इससे हमें पता चल जाता है कि जो केमिकल चेंज है वो हुआ है, कि हमारा जो पहले वाला सब्सटेंस था अब वो नहीं रहा। ठीक है, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, और जो रिएक्शन हुई है उसी के कारण ये हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन को सिंपली हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन एनी केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तब उसमें क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, एग्जांपल आप डेली लाइफ के ले लीजिए कि आप अपना जो खाना है, फूड है, उसको ओवरनाइट कर देते हैं। तो ओवरनाइट के बाद जब मॉर्निंग में देखते हैं समर्स में, तो आपका फूड जो है उस पर क्या है, उसकी स्मेल आने लगती है उसमें अजीब सी। उस स्मेल से आपको पता चल जाता है और उसके टेस्ट में चेंज हो जाता है, और उस टेस्ट से और स्मेल से आपको पता चल जाता है कि हमारा जो फूड है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है और वो स्पॉइल हो गया है। ठीक है, हमारा डाइजेशन है, जो हम फूड ईट कर रहे हैं, क्या वो फूड के जो आपने चपातीज ली हैं वो सब आपके ब्लड में होती है? नहीं, हमारा जो फूड है दैट इज कम्प्लीटली चेंज इनटू ए न्यू सब्सटेंस, एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, एक ब्लड की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, आपका बेकिंग केक है, उसमें आप क्या क्या रॉ मटेरियल ले रहे हैं और फाइनली वो क्या बन के आ रहा है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, बर्न किया आपने, कोई भी आपने पेपर ले लिया या फिर आपने कपड़ा ले लिया, जब आपने उसको बर्न किया दैट कम्प्लीटली चेंज इनटू ऐश, उसकी राख बन जाती है और दैट ऐश इज ए कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि क्या केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस उनमें होती है जहां पर केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज हम पढ़ चुके थे अपने प्रीवियस क्लासेस में 6th 7th 8th में, कि केमिकल चेंज में क्या है, कंप्लीटली जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसमें रिएक्शंस होती है तो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन था। अब नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ते। एक्टिविटी दी गई है, वो जनरल एक्टिविटी है कि आपने मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के आप कुछ और भी ले सकते हैं, आपके घर में जो भी है, सिल्क का कपड़ा या फिर आप कॉटन कपड़ा कुछ भी ले सकते हैं, और उसको सिंपली आपको क्या करना है, बर्न करना है। ठीक है, उसको बर्न करने के बाद जब आप देखेंगे तो जब आप उसे बर्न कर रहे होंगे उसके अंदर से हीट निकलेगी। ठीक है, हीट निकलने के बाद उसके अंदर से गैसेस निकलेंगी। गैसेस मतलब आपको स्मेल सी आएगी, जब प्लास्टिक जलाते हो या कोई कपड़ा जलाते हो स्मेल निकलती है उसमें। ठीक है, उसके बाद जब वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा तो उसमें ऐश फॉर्म हो जाएगी नीचे। ठीक है ना, उसमें ऐश मीन्स राख हो जाएगी। दैट ऐश इज ए कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस। ओके, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। और इस केमिकल चेंज में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है कि जब आपने उस चीज़ को बर्न किया था, हमने अपने 3rd 4th क्लास में एक्टिविटी आपको याद होगी क्या क्या था कि बर्निंग में क्या हेल्प करती है, कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस ही हमारी क्या कर रही है, उसके साथ रिएक्ट कर रही है और एक न्यू सब्सटेंस बना रही है दैट इज इन द ऐश फॉर्म।
ठीक है। हमारा दूसरी एक्टिविटी जो आपको दी गई है एनसीईआरटी में, जिंक ग्रेन्यूल्स दिए गए हैं कि आपने एक बिकर लेना है या स्लाइड, वो आपकी टेस्ट ट्यूब ले लेनी है या कॉनिकल फ्लास्क लेना है। उस कॉनिकल फ्लास्क में आपको जिंक ग्रेन्यूल लेने हैं, जिंक के, और जिंक ग्रेन्यूल लेने के साथ उसमें आप या तो HCl यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों क्या होने चाहिए, एक्वस फॉर्म में होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्वस फॉर्म क्या होती है। एक्वस फॉर्म वो होती है जिन एसिड्स में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और आपके केमिकल की अमाउंट कम होती है, ठीक है। वो चाहे आप HCl ले लेना, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप उसमें उसको डालेंगे तो आप उसके कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब जिसमें भी आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, राइज करना शुरू हो जाएगा और आप उसमें चेंजेस देखेंगे। अब वो जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जब 10 to 15 मिनट्स के बाद आप चेंजेस देख रहे हैं, वो जो उसमें चेंज आए हैं वो किसके कारण आए हैं कि सर्टेन केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर हुई हैं जिससे वो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये आपके जर्नल थे जो आपने एनसीईआरटी में आपकी में एक्टिविटीज दे रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं कि रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, जब क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर जब इनमें एक न्यू चेंज या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे 6 ऑफ द केमिकल चेंजेस। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले उसके टेस्ट में चेंज आता है, ठीक है, टेस्ट में चेंज आता है कि आपने देखा कि जब आपने खराब सब्जी है रात में जो रखी हुई है, सुबह को जब आप उसका टेस्ट करके देखेंगे तो आपको कुछ उसमें सोर टेस्ट नजर आएगा, खट्टी खट्टी सी नजर आएगी, ठीक है। वो किस लिए हुआ है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। कलर में चेंज आ जाता है कि आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाता है कि पहले ऐसी थी अब उसमें थोड़े थोड़े से आपको बबल्स झाग से नजर आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर में भी चेंज आता है। बाहर आप किसी चीज़ को छोड़ के रख दोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर गर्म होने लगेगा। मिल्क है, मिल्क को आप ओवरनाइट रख दीजिए, सुबह मॉर्निंग में देखोगे उसके टेस्ट को देखोगे तो आप उसका टेस्ट कैसा मिलेगा, सोन मिलेगा, खट्टा हुआ मिलेगा, बिल्कुल उसकी दही सी जमी, मतलब मीन्स आपका जो मिल्क है वो बिल्कुल फट जाएगा। तो इस तरह ये आपके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गैस इन्वॉल्वड होती हैं जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जैसे हमने बर्निंग रिबन में पढ़ा एक्टिविटी में कि गैस भी निकल रही है, हीट भी निकल रही है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे केमिकल चेंज में। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, उसमें टेस्ट में भी, उसके कलर में भी, उसके टेम्परेचर में भी, और सर्टेन गैसेज आर ऑल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होंगी स्लाइड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन होगी। जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, आपको सिंबल्स आपने 9th में पढ़ लिए होंगे मोस्टली अपने, कि इनके केमिकल, ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इसके जो सिंबल्स हैं ये क्या क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किस तरह उससे किया जाता है, किस सिंबल से। सर्टेन सिंबल्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता होगा, मैग्नीशियम सिंबल होता है Mg, ठीक है। और जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, वो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। ओके, अब क्या होता है जब ये दोनों आपस में रिएक्शन हुई, किसमें, मैग्नीशियम का था रिबन, और क्या है, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हुई, ठीक है। जैसे ही उसकी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हुई उसके बाद जो न्यू प्रोडक्ट हमने बात की थी कि न्यू प्रोडक्ट जो ऐश बनी है, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इज इट क्लियर, ये केमिकल रिएक्शन हमारी हुई वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जिंक वाले की देख लेते हैं। चलिए दूसरे की केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने जिंक लिया था, जिंक के ग्रेन्यूल्स दिए थे। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, ठीक है। उसके साथ हमने क्या लिया था, अपना HCl लिया था, ठीक है। मैं आपको सिंबल HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका सिंबल क्या होता है, HCl। ओके, ये हमने किस फॉर्म में लिया था, एक्वस फॉर्म में। याद रखना एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है हमने, क्यों, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है वो काफ़ी आपके लिए डेंजर हो सकती है, खतरा, क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होते हैं केमिकल, इसलिए एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म मैंने बताई कि अगर एक्वस फॉर्म में आपको सिंबल कैसे लिखे मिलेगा, A और Q, ठीक है। ये आपका एक्वस का फॉर्मूला है। अगर ये लिखा है मींस जो आपका जो एसिड है, जो भी आपने लिया है केमिकल, तो वो क्या है, एक्वस फॉर्म में, मींस उसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और आपका एसिड जो है वो कम है। अब जब ये दोनों रिएक्ट करे तो उसमें क्या फॉर्म हुआ, एरो से इस तरीके से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो हमारा क्या बना, ZnCl, जिंक क्लोराइड, ठीक है।
जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ और हमारा जो हाइड्रोजन थी वो आपकी गैस की फॉर्म में अलग निकल गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस हमारी चली गई। अब मैं आपने देखो उस मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, जो मैग्नीशियम, इधर जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिए हुए हैं, जिन सब्सटेंस को हम ले रहे हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और फाइनली जो हम एरो ये डालते हैं, एरो से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनके रिएक्शन होने के बाद क्या बना है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपली आप समझो कि केमिकल जो इक्वेशन है उसमें उसको आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले याद रखिए कि जो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले रही है, जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया, दीज आर आवर इन लेफ्ट हैंड साइड। LHS लिख देती हूँ मैं इसको, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? और फाइनली जब रिएक्ट करके जो हमारा बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन में होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैंने स्लाइड कर रखी है, इसको डिलीट कर देते हैं। द सब्सटेंस, इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सब्सटेंस अंडरगो द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। मतलब जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। उसके बाद उनको लिखा कहाँ जाता है? दीज आर राइट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था या जिंक या फिर HCl था, दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर राइट। हमने कहाँ पर लिखे थे? अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। इनको हमने क्या बोला है? रिएक्टेंट। दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। और जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, देन they form a final substance, that new substance is called the प्रोडक्ट। चलिए उसे भी देख लेते हैं हम एक बार। उन दोनों की हो गई रिएक्टेंट इन ए न्यू सब्सटेंस, और एक न्यू सब्सटेंस जो बना है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये प्रोडक्ट किस पर लिखा जाता है? हमारे राइट हैंड साइड पे। मैंने आपको बताया था रिएक्शन में, दिस प्रोडक्ट इज द राइट इन द राइट हैंड साइड। क्लियर है आपको? इसे राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट रूल होता है इसमें। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रूल होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे, हम सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी उनका नंबर क्या होगा? सेम होना चाहिए। मीन्स कहने का क्या है, एक जो केमिकल रिएक्शन होती है दैट ऑलवेज बी इन द बैलेंस फॉर्म। मतलब बैलेंस होनी चाहिए वो, कि मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिए थे, उतने ही आपके राइट हैंड साइड पे उसके प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे। इज इट क्लियर? ये कंडीशन होती है, अगर आप बैलेंस आपको जरूर करनी होती है अपनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके राइट हैंड साइड पे फॉर्म होंगे। इज इट क्लियर? ये मैंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ET में PDF में आपको देती रहूँगी, आप इसी से इनको कलेक्ट करते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग है, अभी आराम से घर बैठ के आप छोटे धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, और जहाँ भी आपको दिक्कत आती है, आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको नीचे कमेंट बॉक्स जो ओपन होगा इस वीडियो के प्रीमियर के बाद, उसमें आपकी जो भी क्वेरी है आप उसे मेंशन करेंगे, उस क्वेरी का उसी टाइम आपको उसी कमेंट पे जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अगर आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, समझ रहे हैं आप, अगर आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं, मींस आपके रिएक्टेंट नंबर और प्रोडक्ट नंबर सेम नहीं आ रहे हैं, मींस इसको एक NCERT में फॉर्म दे रखी है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द स्केलेटन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन रिएक्शन बोल देते हैं। ये आपका NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, कब? जब आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, मींस आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। चलिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको दे देती हूँ इसमें एग्जांपल। जैसे हमने कौन सी ली थी? Zn लिया था। ठीक है, जिंक लिया था हमने, और क्या लिया था? HCl लिया था। ठीक है, अब जो हम ये बना रहे हैं रिएक्शन, ये हमारे क्या है? ये दोनों क्या है हमारे? अभी मैंने बताया था आपको, दीज आर वेरी गुड रिएक्टेंट। और जो हमारा ZNO बना था, दैट इज आवर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या था? प्रोडक्ट बना था, और हाइड्रोजन गैस निकल गई थी।
यही था, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पे हमने Zn2 लिए, क्लियर है आपको, ठीक है। ये Cl बनेगा, यहाँ पे Cl है, ठीक है। चलिए मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। Zn प्लस HCl, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ था? ZnCl, ठीक है। और हमारा प्लस में हाइड्रोजन गैस निकली थी, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे आपकी जिंक की जो आपने लिया है, ये कितना है नंबर, आपने कितने लिए हैं? 2 लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपने HCl का कितना अमाउंट लिया है? 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के ले लिए, लेकिन आपने यहाँ पे क्या बना दिया? ZnCl और हाइड्रोजन निकाल दी, ठीक है। अब आपकी केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस नहीं हो रही। यहाँ पे देखो, केवल आपके जो आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे अपना रिएक्टेंट लिया था उसमें जिंक का कितने हैं? 2 हैं आपके, ठीक है। HCl भी 2 हैं, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो उसमें आपके कितने हैं? HCl केवल एक ही, Zn भी 1 है, Cl भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हमने बात की थी कि भाई बैलेंस होने चाहिए, वो इसमें बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस कैसे करने हैं? हमें बैलेंस ऐसे करने हैं कि जितने हमने यहाँ पर लिखे हैं उसी से हमें यहाँ पर चाहे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़े, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपके 2 Z हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें बैलेंसिंग के लिए, ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा है उसको लेना है। यहाँ पे तो हमारे 2 हैं, ज़्यादा मतलब जिसकी जो आपने मॉलिक्यूल्स लिए हैं या आपने जो भी अपना एलिमेंट लिया है, एटम लिया है, उसके जो हैं सबसे ज़्यादा वाला लेना है। यहाँ तो दोनों के जिंक के भी 2 हैं और HCl के भी 2 हैं, ठीक है। तो हम 2 लेते हैं, पहले जिंक को करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी जिंक को क्या कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2Z कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारा क्या बैलेंस हो गया? देखिए, ZnCl हो गया, ठीक है। अब ZnCl हो गया मतलब जिंक क्लोराइड हो गया। अब इसमें हमने देखो, जब हमने आगे जो लिखा है ना ये 2, इसका मतलब है कि आपका जिंक भी 2 हो गया और क्लोराइड भी 2 हो गया, मतलब जिंक क्लोराइड के पूरे आपके कितने बने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आप अपने रिएक्टेंट में क्लोराइड के भी 2 थे और जिंक के भी 2, मीन्स ये तो दोनों बैलेंस हो गई, ठीक है। अब अनबैलेंस क्या रह गया? हाइड्रोजन रह गया भाई। हाइड्रोजन कितना था? H यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है। तो अब यहाँ पे हमने जब 2 है तो हाइड्रोजन को भी क्या कर दोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये भी क्या आ जाएगा फाइनली? 2H। ये यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो रिएक्टेंट हमने लिए तो हमें चाहे वो मल्टीप्लाई कर, हमें उसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अपने प्रोडक्ट वाली साइड उसको मल्टीप्लाई करके उनको नंबर ऑफ जो उनके एटम्स हैं बिल्कुल उनको क्या कर देना है? बैलेंस है। अगर जिंक के आपके 2 हैं इधर या 3 हैं तो आपके प्रोडक्ट में भी जिंक के एटम कितने होने चाहिए या एलिमेंट आपके 2 या 3 ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसको, आपको बैलेंसिंग तक आज हो गया है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चल गए हैं आपको। सिंपली कहाँ तक हमारा रिएक्शन बैलेंसिंग करने तक हो गया है। मेन फोकस इसका क्या है? अब आपको क्या करना है? अपनी बुक में से उठानी है, इक्वेशंस लेनी है, ठीक है। आप एक प्रैक्टिस अपने उस पर कुछ भी, मैं भी डाल दूंगी, ठीक है, अपने उस पर चैनल पे अगर आप देखते हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अदरवाइज अब अपनी कोई भी बुक लीजिए, उसमें केमिकल इक्वेशंस लीजिए, उनके केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करिए ताकि आपको बैलेंस करनी आए, ठीक है। कि मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपको दिए जा रहे हैं उधर प्रोडक्ट में आपको उतने से ही डिवाइड करके उनको बैलेंस कर देना है, क्लियर है, ठीक है। आपको रिएक्टेंट पता चल गए क्या होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, दीज आर द रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट न्यू सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो किस में होती है? केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है, ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी इस चैप्टर में आगे, वो हम आगे दूसरे पार्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ नहीं करेंगे। अब कल से हम अपनी जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इसकी आगे, उसमें आपकी जो कंपोजिशन रिएक्शंस हैं, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तीनों चारों रिएक्शंस की एक साथ वीडियो हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ टॉपिक, कोई चीज़ नहीं आई है समझ में, स्लाइड नहीं आई है, तो सिंपली आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मेरे से अपना क्वेश्चन आप पुट अप कर सकती हो,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए इसमें, ताकि आपको और ऐसी और इससे अच्छी वीडियोस मैं आपको ला के देती रहूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इस कोविड में घर बैठ के अपनी पढ़ाई का लॉस ना हो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एस स्क्वायर आर्मी के साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। ये तो नकली